जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग होमवर्क सीरीज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो आपको प्रोवाइड किया जाता है उसका हम लोग डे 11 पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए ये डेली आपको मंडे टू फ्राइडे ये वीडियो प्रोवाइड होता है आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए कल बजट यानी कि जो बजट में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो पीडीएफ प्रोवाइड किया गया था बजट का, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपके यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे किया हूँ। तो वो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। और होमवर्क सीरीज को फ्रेंड्स आप लोग डेली देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। और दरोगा में यहाँ से 100% क्वेश्चन लड़ने की पूरी संभावना है रोशन सर का। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर के टेलीग्राम के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, इसे आप ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ भी आप लोग ले सकते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बैंक से। देखिए भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अवसंरचना की ओर अग्रसर करेगी। ये लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया 2030 तक रखा गया है कि भारत 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अवसंरचना की ओर अग्रसर करेगी। और देखिए फ्रेंड्स, जो मैं आपको परीक्षा मंथन का जो करंट अफेयर्स पढ़ाया था उसमें मैं आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैं उसको अंडरलाइन किया था और मैं आपको बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और देखिए यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखिए फ्रेंड्स, आपका है कि भारत सरकार द्वारा 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक रखा गया। देखिए 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य जो भारत सरकार के द्वारा रखा गया वो 2025 तक रखा है, 2025 तक। डिजिटल रेडियो का लक्ष्य भी 2025 तक रखा गया है। अगर हम बात करते हैं क्या कि मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य जो रखा गया है वो 2030 तक रखा गया, मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य 2030 तक। और टीबी मुक्ति का लक्ष्य भी रखा गया है आप लोगों को, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 2025 तक। टीबी मुक्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 2025 तक। मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य 2030 तक और टीबी मुक्ति का लक्ष्य 2025 तक। और एनीमिया मुक्ति लक्ष्य का भी 2030 तक, 2030 एनीमिया मुक्ति का भी लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में एसडीजी का चौथा संस्करण जारी किया गया है, यह किस संस्था द्वारा जारी किया जाएगा? तो ये जो जारी किया जाता है वो नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा जारी किया था। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, अगर हम बात करते हैं क्या कि एसडीजी 2024 में भारत का अंक क्या रहा है। देखिए भारत का अंक ना 71 रहा है, एसडीजी 2024 में भारत का अंक 71 रहा है। और एसडीजी में टॉप करने वाले शीर्ष 2 राज्य है। तो पहला आप याद रखिए केरल, प्रथम राज्य कौन है जो एसडीजी में टॉप? केरल। और दूसरा क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है दूसरा क्या? उत्तराखंड राज्य है जो टॉप पे रहे हैं, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है क्या कि एसडीजी में खराब प्रदर्शन के साथ सबसे निचले स्थान पर राज्य कौन है? तो अपना राज्य बिहार। बिहार का स्थान क्या है? तो सबसे नीचे से बहुत खराब है। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन की महत्वपूर्ण खनिज मिशन की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा की गई। देखिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन का जो घोषणा जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा, याद रखिएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा यह घोषणा किया गया, वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्या कि भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा, याद रखिएगा उड़ीसा जो है वो भारत का सबसे सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्य उड़ीसा है। अगला है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत भारत सरकार द्वारा ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य कब तक रखा गया। देखिए भारत में जो ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया ना 2047 तक, मैं आपको पॉइंट बताया था 2047 तक। और नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा गया 2070 तक, नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया 2070 तक। और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना कब शुरू किया गया था? 2000, याद रखिए 2023 में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई थी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो याद रखिए प्रत्यक्ष जो आपका विदेशी निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश है आपका सिंगापुर। कौन सा देश है? सिंगापुर है। आप करंट अफेयर्स देख रहे होंगे फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, ठीक है। ध्यान रखिए परीक्षा मंथन्स का मैं आप लोग के लिए डेली होमवर्क सीरीज के तहत मैं आपको अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ आप उसे भी जाके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ईयरली करंट अफेयर्स है 1 साल का। नेक्स्ट है कि सिंगापुर की किस कंपनी द्वारा भारत में सर्वाधिक निवेश किया गया है? तो सिंगापुर के किस कंपनी का? कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी, याद रखिएगा कैपिटल हो जाएगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट क्या है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी के द्वारा सिंगापुर में भारत में सर्वाधिक निवेश किया गया है। अगला आपका 6 नंबर की आरबीआई द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कब तक भारत का डिजिटल अर्थव्यवस्था का जीडीपी में योगदान 20% तक हो जाएगा? तो 2026 तक, 2026 तक याद रखिएगा कि आरबीआई द्वारा निर्धारित किया गया है कि 2026 तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में योगदान 20% तक हो जाएगा। अगला है कि मौद्रिक नीति किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? देखिए मौद्रिक नीति जो जारी करते हैं ना वो आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मौद्रिक नीति जारी किया जाता है। अगला है 7 नंबर की हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो याद रखिएगा हिंदुस्तान, याद रखिएगा
HAL, इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। भारत में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिए 14। महारत्न कंपनियों की संख्या तो 14 है, और भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो 23। नवरत्न की कितने हैं? 23, और महारत्न की 14 है। ये डेटा याद रखिएगा। 8 नंबर है क्या कि उपग्रह आधारित टोल प्रणाली किस संस्था द्वारा शुरू किए जाने की घोषणा की गई है? देखिए, उपग्रह आधारित टोल प्रणाली, ये इसरो के द्वारा, याद रखिएगा, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुआ था। और DRDO का स्थापना हुआ था, डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1958 को हुआ था। और 1958 को ही नासा का भी स्थापना किया गया था, ध्यान रखिएगा। और इसरो ये DRDO का जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जन आरोग्य योजना 2018 के तहत प्रति परिवार कितनी वार्षिक राशि मुहैया की जाएगी? तो 5 लाख रुपया दिए जाएंगे जन आरोग्य के तहत। और इसकी शुरुआत, जन आरोग्य योजना की शुरुआत 2018 में किया गया था। 2018 में, ये ध्यान रखिए, 2018 में किया गया था। अगला 10 नंबर के 76वें गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी को अवार्ड दिया गया था? तो देखिए, इसमें जो दिया गया था ना, यूपी का एक महाकुंभ झांकी था। यूपी के महाकुंभ झांकी को क्या हुआ था कि ये सबसे झांकी का अवार्ड दिया गया था 76वें गणतंत्र दिवस के। ठीक है, ध्यान रखिए। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे हम इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को बुलाया है, तो उनका नाम क्या है? फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए प्लीज़। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन वो अभी देश में अतिथि बन गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, पदार्थ की 5वीं अवस्था को किसे कहते हैं? तो देखिए, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा आपका जो होता है फ्रेंड्स, वो प्लाज्मा आपका चौथी अवस्था होता है। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। और 5वीं अवस्था की बात करें, चौथा अवस्था प्लाज्मा हो गया, और 5वीं अवस्था जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, बोस आइंस्टीन, इसको बोलते हैं कंडेंसेंस, बोस एंड आइंस्टीन कंडेंसेंस होते हैं। ठीक है, अगला है आपका 12 नंबर कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा और उत्तर दक्षिणी गलियारा एक दूसरे के किस स्थान पर काटते हैं? तो ये एक दूसरे को ना झांसी में, यानी कि उत्तर प्रदेश के झांसी में काटते हैं, झांसी में। 13 नंबर है क्या कि जननायक के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति को हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, जननायक से जाने जाते किसे? तो कर्पूरी ठाकुर, याद रखिएगा, कर्पूरी, इनका नाम है कर्पूरी ठाकुर को जो बिहार के जननायक के रूप में जाना जाता है। और ध्यान रखिए, इनको हाल ही में भारत रत्न दिया है। अब देखिए, भारत रत्न 2024 में 5 लोगों को दिया गया। भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी? तो 1954 में, 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। और 2023 में 5 लोगों को दिया गया था। इनका नाम याद रखिए। सबसे पहले नाम याद आता है आपका इन्हीं का, जो कर्पूरी ठाकुर, उसके बाद PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह। ध्यान रखिएगा, एक नाम याद रखिएगा, क्या? MS स्वामीनाथन का नाम याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, MS स्वामीनाथन का संबंध ना कृषि क्षेत्र से। बाकी जितने भी कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, इनका जो संबंध है वो समाज सेवा, यानी कि नेताजी लोग थे, समाज सेवा से इनके संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। MS स्वामीनाथन का संबंध कृषि क्षेत्र से। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो कहीं से बन सकता है, इसलिए मैं आपको बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि बांध परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? याद रखिएगा कि बांध परियोजना को ना आधुनिक भारत का मंदिर जो है वो किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर बांध परियोजना को कहा था। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर का अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? देखिए, अगर हम बात करते हैं ना कि मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में है। जो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद कितने हैं? तो 12 से 35 मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। हमारे वर्तमान में भी 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार है, तो ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा के अनुच्छेद 301 में रख दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, तो यहाँ पे बात करते हैं कि अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो ये स्वतंत्रता के अधिकार, याद रखिए, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। 16 नंबर की मीरात उल अखबार नामक पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी? देखिए, मीरात उल अखबार जो है ना वो राजा राम मोहन राय, ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा मीरात उल अखबार की शुरुआत की गई थी। और याद रखिएगा कि मीरात उल अखबार जो है ना राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में छपे थे, और फारसी भाषा में छपने वाला एकमात्र अखबार यही था, पहला मीरात उल अखबार था। राजा राम मोहन राय अगर बात करें तो ब्रह्म समाज के संस्थापक इन्हें कहा था, राजा राम मोहन राय को। ठीक है ना, और आधुनिक भारत का पिता भी इन्हें कहा था, राजा राम मोहन राय को।
अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि डीएनए तथा आरएनए कोशिका में किस भाग में पाए जाते हैं। देखिए ये जो पाए जाते हैं ना वो केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में। ध्यान रखिएगा कि यह केंद्रक में पाया जाता है, डीएनए तथा आरएनए कोशिका केंद्रक में पाए जाते हैं। 18 नंबर है क्या कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला इंडो ग्रीक शासक कौन था। देखिए भारत पर आक्रमण करने वाला पहला इंडो ग्रीक शासक जो है वो कौन था, तो याद रखिएगा डेमेस्ट्रियस। याद रखिएगा डेमेस्ट्रियस जो था वह, याद रखिएगा डेमेस्ट्रियस जो है वह भारत पर आक्रमण करने वाला पहला इंडो ग्रीक शासक था, डेमेस्ट्रियस। अगला 19 नंबर की राज्य मंत्रिपरिषद को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को से कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल कौन करता है, राष्ट्रपति से सिफारिश और राज्यपाल करता है। अगला 20 नंबर की दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो याद रखिए कोयम्बटूर। तमिलनाडु का एक शहर है जिसका नाम है कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का शहर एक नाम है कोयम्बटूर, इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और याद रखिएगा भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, अहमदाबाद को। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर कि मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था यानी कि दीवान नामक अधिकारी देखता था, यह पद किस मुगल बादशाह द्वारा लाया गया था। देखिए सिंपल सा यहाँ पूछा दीवान पद किसने लाया था, तो अकबर ने दीवान पद लाया था। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर की अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और यह अंडमान की किस भाग में अवस्थित है। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है ना उसका नाम है सैडल पीक। याद रखिएगा सैडल पीक जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे ना पालियान शिखर भी कहते हैं। याद कहीं कहीं ना आपको पालियान याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, पालियान शिखर भी इसको कहते हैं, पालियान शिखर भी कहते हैं या सैडल पीक कहते हैं, जिसकी ऊंचाई है 738 मीटर, 738 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये जो है फ्रेंड्स ये किस भाग में अवस्थित है, तो याद रखिएगा उत्तरी अंडमान में अवस्थित है, उत्तरी अंडमान में क्या है ये अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की लैंगरहैंस दीपिकाएं शरीर के किस अंग में भाग है, मतलब किस अंग का भाग है। तो देखिए लैंगरहैंस दीपिकाएं जो है ना वो अग्नाशय का भाग है, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज, अग्नाशय का भाग है। अगला आपका 24 नंबर की बिलियन जो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदलता है वो क्या कहलाता है, अम्ल यानी कि एसिड कहते हैं, अम्ल। मतलब नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल दे अम्ल और लाल लिटमस पेपर को नीला में बदल दे तो हो जाएगा क्षार, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कार्यकाल कितना होता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर हम बात करते हैं ना तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, ये ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 9 वर्ष, याद रखिएगा 9 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर के सूर्य किरण अभ्यास किन देशों के साथ ऐतिहासिक होते हैं, तो ये होते हैं आपके भारत और नेपाल के बीच में। भारत और नेपाल के बीच में क्या होता है, भारत और नेपाल के बीच में जो होता है सूर्य किरण अभ्यास होता है। 27 नंबर की मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो देखिए मतलब रक्तदाब बोला था 120/80 होता है, ये मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है 120/80 mmGg होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय। याद रखिएगा अग्नाशय जो है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी। अगला 29 नंबर की भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। 30 नंबर की अटल सुरंग भारत के किस दर्रे में अवस्थित है। देखिए अटल सुरंग जो है ना भारत के ना रोहतांग दर्रे में क्या है कि यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर की मिकीर और रेगमा पहाड़ी भारत के किन राज्य में अवस्थित। देखिए मिकीर और रेगमा पहाड़ी जो है ना, रेगमा पहाड़ी ये असम में स्थित है। असम में कहाँ पे है, तो ये असम में स्थित है मिकीर और रेगमा पहाड़ी। अगर हम बात करते हैं ना ब्लू माउंटेन पहाड़ी ये मिजोरम में है, याद रखिएगा एक ब्लू माउंटेन पहाड़ी कहाँ है, ये मिजोरम में है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है मेघालय में, गारो खासी जयंतिया कहाँ है, तो मेघालय में, गारो खासी जयंतिया कहाँ है, तो मेघालय में है। अगला 32 नंबर कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। देखिए सबसे पहले बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति हुई कब थी, तो 1789 फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। 1789 से 1799 तक फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और उस समय फ्रांस के जो राजा थे वो लुई 16वां, याद रखिएगा ये कौन थे, तो लुई 16वां थे फ्रांस के राजा। अगर हम बात करते हैं ना फ्रांस की क्रांति तो याद रखिएगा कि देखिए फ्रांस में क्या था ना कि राजतंत्रात्मक शासन था, ठीक है ना। तो राजतंत्रात्मक शासन जो हुआ था ना फ्रांस की क्रांति यानी कि 1789 से ही फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन खत्म हो गया था, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं भारत में तो भारत में 1857 की क्रांति से क्या हुआ था कि हमारे देश में भारत में 1857 की क्रांति से राजतंत्रात्मक शासन भी समाप्त हो गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पाचन तंत्र में आहार नाल की सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, तो छोटी आंत जो होती है सबसे बड़ी होती है, छोटी आंत जो हमारा भोजन अंतिम रूप से ना यहीं पे जाके पचता है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि कितनी होती है। देखिए राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है और ये 6 माह की अवधि होती है, 6 माह की अवधि होती है।
35 नंबर की अजंता और एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए अजंता और एलोरा की गुफा ना महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अब देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और स्ट्रैटेजी से प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है 36 नंबर कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। देखिए अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, याद रखिए कहाँ पे था? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। कहाँ पे? तो याद रखिएगा एमपी और जो होता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। अगला 37 नंबर की प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो का मतलब ही होता है नील, ध्यान रखें। इंडिगो का मतलब क्या? नील की खेती, इंडिगो की खेती करने वाले किसानों को दमन का चित्रण किया गया है कि किसकी रचना किसकी थी? तो देखिए सिंपल सा पूछा जा रहा है कि नील दर्पण की रचना किसने की थी? तो दीन बंधु मित्र, याद रखिएगा नील दर्पण की रचना की थी दीन बंधु मित्र ने इसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन 38 नंबर की जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। देखिए जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बप्पा, याद रखिएगा ठक्कर बप्पा, इसको लिख लीजिएगा। ठक्कर बप्पा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। 39 नंबर की विद्रोहियों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था? मतलब विद्रोह कौन सा विद्रोह था? तो सन्यासी विद्रोह, याद रखिएगा सन्यासी विद्रोह का चर्चा आपको ना सन्यासी विद्रोह का चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में किया था। आनंद मठ याद रखिए कौन सा? तो सन्यासी विद्रोह ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? देखिए भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ये पहले लिख लीजिएगा। भूदान आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी ना वो विनोबा भावे ने किया था। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी कब? तो 1951 में किया था। कहाँ से? तो पुंचपल्ली, याद रखिए पुंचपल्ली से किया था। पुंचपल्ली याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा पुंचमपल्ली से भूदान आंदोलन की शुरुआत पुंचमपल्ली से किया था। किसने? तो विनोबा भावे ने 1951 में। और ये कहाँ हुआ था? तो याद रखिए प्रारंभ राज्य से हुआ था तेलंगाना के तेलंगाना याद रखिएगा तेलंगाना से किया गया था। ठीक है, तेलंगाना से हुआ था। विनोबा भावे ने 1951 में पुंचमपल्ली से किया था। अगला 41 नंबर के महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो सरदार की उपाधि दी थी वारदोली सत्याग्रह। याद रखिएगा वारदोली सत्याग्रह में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है। अभी देखिए ये आपका जो है 42 नंबर में क्या है कि एक आपका बारदोली सत्याग्रह है और उस सत्याग्रह किसने किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है आपका बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व जो किया था किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारतीय किसान संस्थान एनजी रंगा ने। और याद रखिए एनजी रंगा से क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह जो किया था उसका विरोध इन्होंने किया था, एनजी रंगा ने। ठीक है ना, ये दक्षिण भारत से है यानी कि एनजी रंगा। गांधी जी ने जो चंपारण सत्याग्रह के विरोध, तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में किया था 1917 में, उसका विरोध किसने किया था? तो एनजी रंगा ने किया था। बंगाल प्रजा पार्टी ये कौन थे? तो ये थे आपके फजलुल हक। और बाक्सत संघर्ष कौन याद रखिएगा? तो ये स्वामी सदानंद सरस्वती। तो याद रखिएगा, इसको आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि ये जो अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में, याद रखिएगा लखनऊ में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। 1936 में इसकी स्थापना हुआ था और 1936 में ही लखनऊ में पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि कांग्रेस का गांव में होने वाला पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1937 में होता है। गांव में होने वाला अधिवेशन 1937 में होता है फैजपुर में। याद रखिए फैजपुर, गांव में होने वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजपुर में 1937 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? देखिए अखिल भारतीय जो किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता ये की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती। याद रखिएगा स्वामी, इसको लिख लीजिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। और कब? तो लखनऊ में की थी 1936 में ही, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि मोपला विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए मोपला विद्रोह की बात करें तो केरल के मालाबार तट से यह आंदोलन किया गया, बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र के महाजन व जमींदार हिंदू थे जबकि कस्तकार मोपला मुस्लिम थे, ये भी सही था। 1 और 2 आपका दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये विद्रोह है, ये विद्रोह कब हुआ था उसका पहले सबसे बात करते हैं मुंडा विद्रोह। देखिए मुंडा विद्रोह जो हुआ था ना वो 1899 और 1900 के बीच में हुआ था, बिरसा मुंडा ने इस विद्रोह को किया था। ठीक है, अगर बात करते हैं पावना विद्रोह, ये हुआ था 1873 से 1873 में शुरू हुआ था, 76 तक चला था पावना विद्रोह। दक्कन विद्रोह हुआ था 1874 से 75 में, और मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में हुआ था। ठीक है, तो ये आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर की, ब्रिटिश सरकार ने नील आंदोलन का गठन कब किया था। देखिए नील आंदोलन नहीं होगा फ्रेंड्स, नील आयोग होगा, इसको लिख लीजिएगा नील आयोग। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे कि ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग का गठन कब किया था। तो देखिए नील आयोग का गठन ना ब्रिटिश सरकार ने 1859 में किया था, 1859 में किया था। और याद रखिएगा 1859-60 में ना नील आंदोलन भी हुआ था। नील आंदोलन कब हुआ था, 1859-60 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला 48 नंबर कि कौन सा आंदोलन विश्व युद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। ठीक है ना, विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था। तो याद रखिएगा ताना भगत आंदोलन, ध्यान रखिएगा ताना भगत आंदोलन। ताना भगत जो आंदोलन था वह विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था, अहिंसक। ये ताना भगत आंदोलन हुआ कब था, तो 1914 में। डेट याद रखिएगा 1914 में ये हुआ था, और जतरा भगत के नेतृत्व में ये हुआ था। जतरा भगत याद रखिएगा, जतरा भगत के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था, जतरा भगत। अगला है 49 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा लैगून झील है। देखिए लैगून झील या इसको ना अनूप झील कहते हैं, अनूप। लैगून झील या अनूप झील क्या होता है पता है, ये देखिए एक प्रकार का ना ये झील होता है जो सामान्य तौर पर देखा जाता है ना कि समुद्री राज्य से सटा झील को ना लैगून झील, मतलब समुद्री मतलब वैसा राज्य जो समुद्र मतलब कि तट से मतलब सटा हुआ ना उसको ना लैगून या अनूप झील कहते हैं। तो देखिए इसमें से कौन सा लैगून झील है, तो याद रखिए चिल्का झील जो आपके उड़ीसा में है, और आपके पुलिकट झील, ध्यान रखिए चिल्का झील और पुलिकट झील ये आपका लैगून झील है। देखिए आपको ना कहीं कहीं ऑप्शन में कोलेरू झील भी मिलेगा, तो लेकिन ध्यान रखिए कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, लेकिन ये लैगून झील नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपको घटना चक्र में कोलेरू झील मिलेगा कि आपका लैगून झील है, लेकिन ये लैगून झील नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा केरल के ना अष्टमुडी झील जो है, केरल में एक अष्टमुडी झील है, अष्टमुडी याद रखिएगा, अष्टमुडी झील जो है केरल में, अष्टमुडी झील जो ये लैगून झील है। केरल का अष्टमुडी झील कहाँ है, तो लैगून झील है, ये ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर 1 और 2 आपका हो जाएगा, 3 नहीं कीजिएगा, 1 और 2 कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर कि मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है। देखिए मानव निर्मित गोविंद सागर झील का जो संबंध है वह भाखड़ा, याद रखिएगा भाखड़ा नांगल परियोजना से, भाखड़ा नांगल परियोजना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झीलें हैं। देखिए अब मीठे पानी की झील बोला जा रहा है, सबसे पहले बात करते हैं ना, देखिए अगर हम बात करते हैं डल झील की तो आपको जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर डल झील है, और ये खारे पानी की झील है, मीठे पानी की झील नहीं है, खारे पानी की झील है। वुलर झील आपको पता है कि वुलर झील भी आपके कहाँ, तो जम्मू एंड कश्मीर में वुलर झील, लेकिन ये आपका मीठे पानी की झील है। बड़ा पानी झील, देखिए बड़ा पानी झील ना जनरली राजस्थान में, ये राजस्थान में ना आपको, राजस्थान में जनरली क्या होता है कि राजस्थान में आपको खारे पानी की झील देखने को मिलता है, लेकिन एक बड़ा पानी झील जो राजस्थान में है ना ये मीठे पानी की झील है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लोकटा झील आपको पता है कि मणिपुर में है, ये भी आपका मीठे पानी की झील है, यानी कि डल झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल मतलब कि 2, 3, 4 ये आपका मीठे पानी की झील है, और डल झील जो है आपके खारे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 52वां क्वेश्चन है आपका कि झील और राज्य। देखिए लोकटक झील आपको पता है, अभी बताया कि लोकटक झील मणिपुर में। देखिए यहाँ पे 2 तरफ इसको काट लीजिएगा, एक काट लीजिएगा। लोकटक झील कहाँ है, तो आपके मणिपुर में, मणिपुर। लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में है। चिल्का झील आपको पता है कि उड़ीसा में है, उड़ीसा में आपका चिल्का झील। भीमताल झील आपके उत्तराखंड में है, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के सीमा पर पुलिकट झील है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के सीमा पर कौन सा झील है, तो पुलिकट झील है। अगला 53 नंबर कि बिहार की वह झील जिसे बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया, तो बिहार का झील बताइए। तो देखिए कांवर ताल झील, याद रखिएगा कांवर ताल झील। ठीक है, कांवर ताल झील जो है याद रखिए, कांवर ताल झील जो है वह बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया झील है, कांवर ताल झील जो कहाँ है, तो बेगूसराय में है। ठीक है, ध्यान रखिए बेगूसराय में। और एक और फ्रेंड्स एक और आपको याद रखिएगा कि पक्षी अभयारण्य जिसका नागी नकटी, याद रखिएगा नागी नकटी, इसका नाम है नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य है, ये बिहार का है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइए कि नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। फ्रेंड्स प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, ये कमेंट कीजिएगा। बिहार में ही है, लेकिन किस राज्य में है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए कथन की बात करते हैं तो सबसे पहला कथन आपका है, देखिएगा कि यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती है। बिल्कुल आपका सही है, यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ जो है ना विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणी से निकलती है। वनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो विंध्याचल प्रदेश में श्रेणी से निकलती है। गलत है, देखिए वनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है, और भी चंबल की बहुत सारी सहायक नदी है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चंबल नदी अपने
उत्खात वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका सही है। तो राइट आंसर इसमें पूछा जा रहा है तो आपका हो जाएगा एक और तीन, एक और तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो आपका गलत हो जाएगा। अगला है 55 नंबर कि रामसर में शामिल होने वाली भारत की पहली झील कौन सी है। देखिए रामसर में शामिल होने वाली भारत की पहली झील याद रखिए चिल्का झील, चिल्का लेक जिसको कहते हैं चिल्का झील, ठीक है ना, याद रखिए चिल्का झील जो है वो रामसर में शामिल होने वाली क्या है, तो ये मतलब कि पहली भारत की पहली झील है जो उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में है, ठीक है ना, चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में है। और इसको कब शामिल किया गया रामसर में, तो 1981 में, सब 1981 में ही इसको शामिल किया गया था चिल्का झील को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, देखिएगा कि नीचे दिए कथनों पर विचार करें। विचार करना करते हैं। तो पहला है क्या कि एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रभावित होती है उसे अपवाद द्रोणी कहते हैं, बिल्कुल सही। देखिए नदी तंत्र कहने का मतलब है गंगा नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, ये सब नदी तंत्र जिसको नदी तंत्र कहते हैं। तो एक नदी तंत्र जिस क्षेत्र में जल प्रभावित होती है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं, तो ये आपका सही है। और कोई भी ऊर्जा क्षेत्र जब दो पहाड़ी अपवाह द्रोणियों के एक दूसरे से अलग करता है जल विभाजक कहलाता है, ये भी सही है। तो एक आंसर एक और दो आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 57 नंबर। और देखिए फ्रेंड्स एक याद रखिएगा पॉइंट की जो परीक्षा मंथन, जो आपका परीक्षा मंथन का करंट अफेयर्स है बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ आप उसे देखिएगा। कल आपको मॉर्निंग में उसको अपलोड कर देंगे, आज इसको वीडियो कर रहे हैं अपलोड, डेली तो शाम में होता है ये, और एक दिन बाद में आपको क्या करता हूँ परीक्षा मंथन का करंट अफेयर्स अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ आप उसे भी जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें सही सुमेलित कौन नहीं है, तो देखिए पहला आपका दुलहस्ती बांध, ये चिनाब नदी पर बिल्कुल आपका सही है। दूसरा आपका है रिहंद बांध, ये केन नदी पर बिल्कुल। देखिए रिहंद बांध ना ये उत्तर प्रदेश में है लेकिन रिहंद नदी पर है। रिहंद बांध किस नदी पे, रिहंद नदी पे ही है। पंचट बांध जो है आपको दामोदर नदी पे है, बिल्कुल सही है। और टिहरी बांध आपके भागीरथी नदी, ध्यान रखिएगा टिहरी बांध जो है ना भागीरथी और भिलंगना नदी, याद रखिए इसको लिख लीजिएगा, भिलंगना नदी, भिलंगना। टिहरी बांध जो है ना भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है, संगम पर, ये क्वेश्चन आया था, तो याद रखिएगा इसमें से कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 58 नंबर। क्वेश्चन है आपका बांध है और नदी है। देखिए अगर बात करते हैं क्या बालीमेला बांध, याद रखिएगा कि बालीमेला बांध जो है इंद्रावती नदी पर बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर बांध ये आपका कृष्णा नदी पर, ये भी सही है। नीरा बांध आपके तुंगभद्रा नदी पर, ये आपका गलत है। देखिए नीरा बांध जो है ना महाराष्ट्र राज्य में है और नीरा नदी पर है, ये महाराष्ट्र में है। और कहाँ पे, तो नीरा नदी पे महाराष्ट्र में है, नीरा नदी पे स्थित है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका है कि राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी पे, बिल्कुल सही है। और याद है कोयना बांध जो ना कोयना नदी पे महाराष्ट्र पे, कोयना बांध कहाँ है, तो कोयना नदी पे, कोयना बांध कोयना नदी पे महाराष्ट्र में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि नीरा बांध जो है महाराष्ट्र राज्यों में, महाराष्ट्र के राज्य में नीरा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर की कौन सी नदी मैकाल रेंज से नहीं निकलती है। देखिए मैकाल रेंज से कौन सी नदी नहीं निकलती है, देखिए सोन निकलती है, नर्मदा निकलती है, और महानदी जो है वो मैकाल रेंज से निकलती है। लेकिन याद रखिए ताप्ती नदी जो है नहीं, ताप्ती नदी है जो सतपुड़ा, याद रखिएगा सतपुड़ा रेंज से निकलती है, सतपुड़ा रेंज से निकलती है कौन, तो ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कूट एक को कूट से मिला झील और राज, कौन सा झील किस राज्य में है। देखिए अगर बात करते हैं क्या कोलेरू झील आपके आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। नक्की झील आपके राजस्थान में है। और रूपकुंड झील जो आपके फ्रेंड्स वो उत्तराखंड में है। और पुरुषराम कुंड झील अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो एक का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार किया था, नीचे दिए कूट को सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अब देखिए ये आपको पिछला क्वेश्चन दिया हुआ है, झीलों स्थिर जल का संचयन होती है, बिल्कुल सही है। झीलें चारों ओर थल से अवरुद्ध होती है, ये भी सही है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये भी सही है। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 4, ये आपके सभी क्या है, सही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर कि निम्न कथनों पर विचार किए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि भारत में भाखड़ा सबसे ऊंचा बांध है। देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि भारत में भाखड़ा जो है ना वो सबसे ऊंचा बांध है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। और याद रखिएगा कि भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा जो है किस नदी पे है, तो सतलुज नदी पे, ध्यान रखिएगा सतलुज नदी पे क्या है कि भारत में क्या है, ये भाखड़ा बांध स्थित है, पहला। दूसरा देखते हैं भारत की में चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि भारत में चिल्का झील, तो देखिए भारत में जो चिल्का झील जो है वो सबसे बड़े खारे पानी की झील है, बिल्कुल सही है। और याद रखिएगा ये चिल्का झील जो है, याद रखिए चिल्का झील जो है वो कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये उड़ीसा में है। और ये लैगून झील, ठीक है। भारत में चिल्का झील जो है कहाँ पे है, तो चिल्का झील उड़ीसा में है। और ये याद रखिए एक प्रकार की क्या है, तो लैगून झील है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में लोकटक सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, ये आपका फ्रेंड्स गलत है। देखिए भारत में लोकटक जो है ना सबसे बड़ी मीठे पानी की झील नहीं है, ध्यान रखिएगा। बुलर झील है भारत में भारत में जो आपका बुलर झील जो आपके जम्मू कश्मीर में, बुलर झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है लोकटक झील के बारे में, तो लोकटक झील याद रखिएगा कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। याद रखिएगा आपका लोकटक झील कहाँ है,
तो उत्तर पूर्वी, याद रखिएगा उत्तरी पूर्वी, याद रखिएगा उत्तरी पूर्वी जो झील है, उत्तरी पूर्वी जो हो गया उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कौन? तो लोकटक, ये लोकटक झील। और लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो ये मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में। तो यहाँ पे आपका गलत कौन हो जाएगा? तो इसमें सही उत्तर का चयन करें तो सही उत्तर आपका 1 और 2 हो जाएगा और आपका तीसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 63 नंबर की, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो देखिएगा ये दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। तो ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो याद रखिएगा संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र, याद रखिएगा संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र, यह बताता है। ये 1947 में बना था। संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र भारत कब बना था? तो 1947 में बना था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में रूपांतरित किया गया? तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बताया कि उद्देश्य प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ये जो मतलब कि मतलब 13 दिसंबर 1940 को, ये डेट याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, ठीक है ना, संविधान सभा में तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 में। तो संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था और संविधान सभा ने इसे स्वीकार कब किया था? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया था प्रस्तावना के रूप में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65 नंबर कि निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा था? तो किसने कुंजी नोट कहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा अर्नेस्ट बारकर ने। अर्नेस्ट, इसको लिख लीजिएगा, अर्नेस्ट बारकर ने क्या कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था। किसने? तो याद रखें अर्नेस्ट बारकर ने। कुंजी का मतलब पता है? कुंजी नोट की पॉइंट जो आपको बॉक्स में रहता है उसको। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 2-3 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या कि सर अल्लादी कृष्ण स्वामी प्रस्तावना के बारे में कहा था कि यह हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। किसने कहा था कि प्रस्तावना को कि यह हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी, सर अल्लादी, इसको लिख लीजिएगा, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी ने कहा था प्रस्तावना के बारे में कि यह हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ठीक है। और एक और याद रखिएगा कि संविधान का परिचय प्रस्तावना को किसने कहा था? एन.ए. पालकी वाला ने क्या कहा था कि संविधान का परिचय प्रस्तावना को एन.ए. पालकी वाला ने कहा था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक और याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं क्या कि राजनीतिक जन्मपत्री कहा था के.एम. मुंशी ने। राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था? तो याद रखिए राजनीतिक जन्मपत्री कहा था के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जितने भी ये जो होमवर्क सीरीज जो चलाया जा रहा है ना, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप डेली इसका होमवर्क सीरीज देखिए। डेली आपके जितने भी टॉपिक हैं, आपके बिहार दुर्गा एग्जाम ओरिएंटेड या बिहार पुलिस के एग्जाम ओरिएंटेड, या आप जब सभी टॉपिक इसमें इंक्लूड किया गया है और वहाँ से क्वेश्चन क्रिएट किए गए हैं, फ्रेंड्स प्लीज़ आप इस पर भरोसा करके एक बार पीसीएस मेकर चैनल से जुड़िए। और ये जितने भी पॉइंट है ना फ्रेंड्स, ये बहुत वीवी यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार दुर्गा बिहार पुलिस एग्जाम के लिए अगर आप सिंसियर है तो आप इसे जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम, और एनीथिंग बहुत सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है वो पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ना कि भारतीय संविधान को लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 को। देखिए फ्रेंड्स ये आपका पहला ही गलत हो गया। देखिए भारतीय संविधान को लागू नहीं किया गया था, भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। लेकिन 26 नवंबर 1949 को ना संविधान मतलब कि जो आपका जो संविधान जो मतलब कि बनकर तैयार हो गया था वो 26 नवंबर 1949 को यानी कि अंगीकृत किया गया था, बन गया था। 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया था, बन गया था, लागू नहीं होता। लागू था 26 जनवरी 1950 को, पहला ही गलत है। नेक्स्ट आपका कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था कि इसको जोड़ा गया था 1976 में। 42वें संविधान 1976 में था, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रूसी क्रांति से लिया गया, भी सही। देखिए भारतीय संविधान में जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है ना, ये 1917 के रूसी क्रांति से लिया गया, 1917 के रूसी क्रांति से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो केवल एक आपका गलत है, सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर
67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपका कि निम्न से कौन कथन सत्य है। देखिए, बेरुबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल कहा था कि बेरुबरी केस में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संसद इसे संशोधन नहीं कर सकता। बिल्कुल आपका ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है कि इसमें संसद संशोधन नहीं कर सकता। अगला कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। ये केशवानंद भारती केस में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये आपका सही है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया, बिल्कुल आपका गलत है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ना, ये लिया गया अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की जो भाषा है किस देश से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा, और प्रस्तावना लिया गया अमेरिका से। ठीक है, और सबसे पहले प्रस्तावना को लागू करने वाला देश कौन है, तो अमेरिका है। याद रखिए, अमेरिका है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, लिया गया तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका यही क्या है, गलत है। और देखिए फ्रेंड्स, हम लोग प्रस्तावना ना 4 देश से ली है। सबसे पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और रूस। ठीक है ना, रूस की क्रांति से लिए थे हम लोग, क्या लिए थे, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिए रूस की क्रांति से। और फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 में। ध्यान रखिएगा, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था फ्रेंड्स, तो फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 में। 1789 में क्या होता है कि फ्रांस की क्रांति हुआ था। ठीक है ना, और वहाँ से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिए थे रूस की क्रांति से, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 नंबर की 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सब सम्मिलित नहीं थे। देखिए, जब हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को बनकर पूरी तरह तैयार हो गया था, मतलब संविधान को अपनाया गया था, उस समय ना समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को नहीं जोड़ा गया था। उसमें था गणराज्य, अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, गणराज था, केवल क्या था, गणराज था। उसमें समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्ष शब्द नहीं था, केवल क्या था, गणराज शब्द था। केवल क्या था, गणराज। उसमें सब था संप्रभुत्व, संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य था। ठीक है, याद रखिएगा, जब हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू किया गया था, उसमें सब था, इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिएगा, संप्रभुत्व, संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द ये था। लेकिन ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, अखंडता या पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था ना, वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता सबको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर कि निम्नलिखित जोड़े पर विचार करें। देखिए, अब आर्द्रभूमि है और नदियों का संगम है, कौन सा आर्द्रभूमि किस संगम पे, वो देखेंगे। अब बात करते हैं क्या, हरिके आर्द्रभूमि, ये ब्यास और सतलुज नदी के संगम पर, आपका बिल्कुल सही है। अगला आपका कि केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, ये केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके बनास और चंबल नदी के संगम पर, आपका गलत है। और कोलेरू झील जो है आपके मूसी और कृष्ण के संगम पर, यह भी आपका गलत है। देखिए, कोलेरू झील जो है ना, ये आपके कोलेरू झील जो है, याद रखिएगा, कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा और गोदावरी के संगम पर, याद रखिए, इसको लिख लीजिएगा, कृष्णा और गोदावरी के संगम पर है कोलेरू झील। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केवल आपका एक सही है, एक, हरिके आर्द्रभूमि ब्यास और सतलुज नदी के संगम पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 70 नंबर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया था। देखिए, अगर हम बात करते हैं केवलादेव, तो देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का ना पहला नाम क्या था, भरतपुर। याद रखिए, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान नाम था। और याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये कहाँ है, तो राजस्थान में है। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ था, राजस्थान में है। और याद रखना, 1982 में इसकी स्थापना किया गया था। 1982 में केवलादेव का राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया गया था, जिसका नाम था भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। 1982 में स्थापना किया गया था और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था 1985 में। 1985 में इसको क्या किया गया था फ्रेंड्स, घोषित किया गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको होमवर्क बताता हूँ, देख लीजिएगा एक बार। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो होमवर्क है, यानी कि आपका ये डे 11 और होमवर्क ये कल का, यानी कि ट्यूसडे मंगलवार का 11/2/2025 का होमवर्क है। देखिए, क्वेश्चन बैंक से ना आपका पेज नंबर 3rd एडिशन जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो क्वेश्चन बैंक है, उसमें पेज नंबर 151 से 60 तक पढ़ना है। मतलब डेली आपको ना क्वेश्चन बैंक से 50 क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए करंट अफेयर से परीक्षा मंथन पेज नंबर 61 से 65 में आपको कल अपलोड कर दूंगा आपके पीसीएस में यूट्यूब चैनल पर मॉर्निंग में, इसे आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट रहता है मैं उसको अपलोड करता हूँ। ठीक है, अब देखिए फिजिक्स में ना चैप्टर 4 बताया गया सर के द्वारा, घर्षण ही आपको पढ़िएगा, फ्रिक्शन ही पढ़िएगा। और केमिस्ट्री में भी चैप्टर 4 पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक बंधन को पढ़ना है। और बायोलॉजी में पढ़ना है चैप्टर 4 पौधे का जैव वर्गीकरण पढ़ना है। और इकोनॉमिक्स में
क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक यानी कि जो आपका क्वेश्चन बैंक है जो थर्ड एडिशन का, उसी का 239, 40, 41, 42 पेज नंबर को फ्रेंड्स से आपको पढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका वीडियो कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ना वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते फ्रेंड्स। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे यही उम्मीद रहता है फ्रेंड्स। प्लीज़ आप लोग का थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट चाहिए, और इसका पीडीएफ मैं आपके अपने पीसीएस मेकर के टेलीग्राम पे भेज दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।